भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो आज का हमारा मिशन है इन सभी स्रोतों को खंगालना और भौतिकी के वो सबसे ज़रूरी सवाल और कॉन्सेप्ट्स निकालना जो बार बार दोहराए जाते हैं। ये एक तरह से समझिए कि एक पैटर्न डिकोडिंग सेशन है, ताकि ये पता चले कि परीक्षा में आखिर पूछा क्या जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ से शुरू करते हैं, जहाँ से मैं कहूँगी हर परीक्षा में एक सवाल पक्का ही माना जाता है। मात्रक और इकाइयाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कुछ नाम तो जैसे रटे हुए होते हैं, बल के लिए न्यूटन, ऊर्जा के लिए जूल, शक्ति के लिए वॉट, आवृत्ति के लिए हर्ट्ज और दाब के लिए पास्कल। ये तो एक सीधी लिस्ट हो गई। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और यहीं पर परीक्षा में सवाल को थोड़ा घुमाया जाता है। अच्छा, जैसे मुझे याद है 2019 के एक पेपर में पूछा गया था कि न्यूटन को मूल इकाइयों में कैसे लिखा जा सकता है। इसका जवाब न्यूटन के दूसरे नियम F = ma में ही छिपा है। फोर्स यानी बल बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन, मतलब kg गुणा m²। तो एक न्यूटन असल में 1 kg गुणा m² के बराबर है। अच्छा, मतलब वो सीधे न्यूटन ना पूछकर उसके पीछे का जो गणित है वो पूछ लेते हैं। हाँ। और जूल का क्या कनेक्शन है फिर? बिल्कुल, जूल ऊर्जा या कार्य की इकाई है, और कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो 1 जूल का मतलब हुआ 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 1 मीटर खिसकाना, यानी 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर। ये जो आपसी संबंध है ना, इसे समझना सिर्फ रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट की समझ यहीं पर परखी जाती है। सही बात है। तो ये इकाइयां फिजिक्स की भाषा के अक्षर हैं। अब जब हमने अक्षर सीख लिए हैं, तो चलिए उनसे पहला शब्द बनाना सीखते हैं, और वो शब्द है गति यानी मोशन। यहाँ पे 2 जोड़ियां हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करती हैं, दूरी और विस्थापन, और चाल और वेग। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एक क्लासिक सवाल बनता है। ये सवाल लगभग हर दूसरे साल किसी न किसी परीक्षा में देखी जाता है। सवाल है, एक एथलीट 400 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाता है, उसकी तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? हाँ, ये सवाल मैंने कई बार देखा है। दूरी तो सीधी सीधी 400 मीटर होगी क्योंकि वो उतना चला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विस्थापन वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो जहां से शुरू हुआ था ठीक वही वापस आ गया। एकदम सही। विस्थापन यानी शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। जब दोनों बिंदु एक ही हैं, तो दूरी 0 हो गई। ये छोटा सा फर्क ही इस सवाल को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। ये दिखाता है कि आप शब्दों के मतलब को कितना गहरा समझते हैं। गति की बात हो रही है तो गति के नियमों को कैसे भूल सकते हैं? मुझे लगता है न्यूटन का तीसरा नियम सुनने में बहुत सीधा लगता है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इसके जो असल दुनिया के उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट, वो तो किसी जादू जैसे लगते हैं। क्या आप समझा सकते हैं कि सिर्फ गैस को पीछे धकेलने से इतना भारी रॉकेट ऊपर कैसे उड़ जाता है? ये वाकई एक कमाल का सवाल है। इसे ऐसे समझिए, रॉकेट अपनी गैस को एक जबरदस्त बल यानी एक्शन के साथ नीचे की ओर धकेलता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार वो गैस भी उतने ही बल यानी रिएक्शन के साथ रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। और ये बल इतना ज्यादा होता है कि वो रॉकेट के वजन और गुरुत्वाकर्षण दोनों को पार कर जाता है और उसे आसमान में ले जाता है। वाह! ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध भौतिकी है। यह एक और कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है कई लोगों को होता होगा। जड़त्व का नियम, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के पहले नियम से जुड़ा है। तो क्या इसकी खोज भी न्यूटन ने ही की थी? मुझे तो हमेशा यही लगता था। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव का विरोध करती है। न्यूटन ने इस शानदार आइडिया को उठाया और उसे अपने पहले नियम के रूप में फॉर्मलाइज किया। अच्छा, और इसी जड़त्व का सबसे अच्छा उदाहरण है सीट बेल्ट। हाँ, जब गाड़ी अचानक रुकती है तो हमारा शरीर गति में ही रहना चाहता है और आगे की तरफ जाता है। सीट बेल्ट उसी जड़त्व के प्रभाव को रोककर हमें बचाती है। यूपीपीसीएस 2017 में सवाल सीधे सीधे पूछा गया था। ये दिखाता है कि वो नियमों से ज्यादा उनके एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, और गति से ही जुड़ी है ऊर्जा। जब कोई चीज चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, और अगर उसकी स्थिति के कारण उसमें काम करने की क्षमता है तो वो स्थितिज ऊर्जा है। इनके सूत्र तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फॉर्मूलों में से हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी = ½ mg² और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू mgh। और इन दोनों ऊर्जाओं के बीच एक खूबसूरत डांस चलता रहता है हमेशा। डांस। हाँ, जब आप एक पत्थर ऊपर फेंकते हैं हाँ। तो आप उसे गतिज ऊर्जा देते हैं। हाँ। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी रफ्तार कम होती जाती है, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है। हाँ, जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। अच्छा, और सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचकर जब वो एक पल के लिए रुकता है तो सारी ऊर्जा पोटेंशियल के रूप में जमा हो जाती है। फिर जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू करता है वो उस जमा ऊर्जा को वापस निकालता है और वो फिर से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। वाह। ये जो लेन देन है यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। हाँ। बस अपना रूप बदलती है। ये बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। हाँ। अब उस बल की बात करते हैं जो उस पत्थर को वापस नीचे लाता है, गुरुत्वाकर्षण। यहाँ से भी कुछ सीधे तथ्य हैं जो याद होने ही चाहिए। हाँ। जैसे पृथ्वी पर g का मान 9.8 ms² है। हाँ। और वो मशहूर तथ्य कि चांद पर किसी चीज का वजन पृथ्वी का 1/6 होता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। g का मान हर जगह एक जैसा नहीं होता और ये वो जगह है जहां से अक्सर ट्रिकी सवाल बनते हैं। जैसे एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? मुझे लगता है ध्रुवों पर, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तो वो केंद्र के ज्यादा पास है। बिल्कुल सही। केंद्र के पास होने से गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वजन भी ज्यादा होता है। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने के कारण भी वजन थोड़ा कम महसूस होता है। ये कॉन्सेप्ट बीपीएससी और कई दूसरी परीक्षाओं में बार बार परखा गया है। गुरुत्वाकर्षण से ही जुड़ा है दाब का कॉन्सेप्ट। दाब का सीधा सा सूत्र है दाब बराबर बल क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया। ये जितना सरल दिखता है इसके एप्लीकेशन उतने ही हैरान करने वाले हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ऊंट का रेगिस्तान में चलना। ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, यानी ज्यादा क्षेत्रफल। जब उसका वजन, जो कि एक बल है, ज्यादा क्षेत्रफल पर फैलता है तो हर एक पॉइंट पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और उसके पैर रेत में धंसते नहीं है। बिल्कुल। इसी का उल्टा सोचिए, एक कील नुकीली क्यों होती है? ताकि थोड़े से बल से भी सारा दबाव एक छोटे से क्षेत्रफल पर लगे और वो आसानी से अंदर चली जाए। और इसी दाब के सिद्धांत का एक शानदार इस्तेमाल है पास्कल का नियम, जिस पर हाइड्रोलिक लिफ्ट और ब्रेक काम करते हैं। ये तो कमाल है कि आप एक छोटे से पिस्टन पर हल्का सा बल लगाकर दूसरी तरफ एक पूरी कार उठा सकते हैं। इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे फिजिक्स के साधारण नियम असाधारण तकनीक को जन्म दे सकते हैं। तकनीक की बात चली रही है तो चलिए ऊष्मा मतलब हीट पर आते हैं। यहाँ का एक बुनियादी नियम है कि ऊष्मा हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ बहती है। और एक तथ्य जो सीधे पूछा जाता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? जवाब है चांदी, सिल्वर। और ऊष्मा के बहाव को रोकने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारे घरों में मौजूद थर्मस फ्लास्क। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो काम कैसे करता है। ये ऊष्मा के ट्रांसफर के तीनों तरीकों, चालन, संवहन और विकिरण पर एक साथ हमला करता है। वो कैसे? देखिए, थर्मस की दोहरी दीवारों के बीच जो वैक्यूम होता है वो चालन और संवहन को रोक देता है। अच्छा। क्योंकि उन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और जो दीवारों की चमकदार चांदी जैसी सतह होती है वो विकिरण यानी रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप सर्दियों में कई परतें पहनते हैं। हर परत हवा को फंसा लेती है जो गर्मी की कुचालक होती है। थर्मस बस यही काम बहुत ही हाईटेक तरीके से करता है। वाह। अब ऊष्मा से आगे बढ़ते हैं ध्वनि, साउंड की तरफ। यहां से एक सीधा सवाल है, मनुष्य की सुनने की सीमा क्या है? इसका जवाब है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और इस सीमा के बाहर की ध्वनियां भी बहुत काम की हैं। 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासाउंड कहते हैं, जिसे हाथी और व्हेल जैसे जानवर इस्तेमाल करते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हाँ, सोनोग्राफी में। बिल्कुल। मेडिकल में सोनोग्राफी से लेकर समुद्र की गहराई मापने वाली सोनार तकनीक तक। ये दिखाता है कि जो ध्वनि हम सुन भी नहीं सकते वो भी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ध्वनि के बारे में एक और जरूरी बात यह है कि उसे चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। यही वजह है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, चाहे हॉलीवुड की फिल्मों में कितने भी धमाके क्यों ना दिखाए जाए। बिल्कुल, क्योंकि वहां वैक्यूम है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिस पर अक्सर सवाल बनते हैं। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो शायद परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा हिस्सा है, प्रकाश, लाइट। यहाँ से इतने सवाल बनते हैं कि गिनना मुश्किल है। सबसे पहला और सबसे आम, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? रोशनी।
जो 7 रंगों से बनी है, हमारे वायुमंडल में घुसती है तो हवा के कण नीले और बैंगनी रंग को सबसे ज्यादा बिखेर देते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। एकदम। और हमारी आंखें नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। और एक और खूबसूरत सवाल, इंद्रधनुष कैसे बनता है? ये 2 घटनाओं का कमाल है। पहला है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सोचिए, जब सूरज की रोशनी पानी की बूंद में घुसती है तो वो मुड़ जाती है और अपने 7 रंगों में बट जाती है, एक प्रिज्म की तरह। बिल्कुल ठीक वैसे ही। फिर वो बूंद के अंदर टकराकर वापस हमारी आंखों की तरफ आती है। हर बारिश की बूंद एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। प्रकाश में दर्पणों से जुड़े सवाल भी बहुत आते हैं, जैसे दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? वो अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो वो एक सीधी और बड़ी इमेज बनाता है, जिससे दांत की छोटी से छोटी समस्या भी दिख जाती है। हाँ। और गाड़ियों में साइड मिरर के तौर पर वो तो उत्तल दर्पण होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, और इसकी वजह भी बहुत प्रैक्टिकल है। उत्तल दर्पण हमेशा एक छोटा लेकिन सीधा व्यू दिखाता है और उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। मतलब वो एक छोटे से शीशे में पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखा देता है, जिससे ड्राइवर को पता चलता है कि पीछे कितनी गाड़ियां हैं। ये सवाल तो बहुत ही आम है। इतना आम है कि आप इसे लगभग हर राज्य की पीसीएस परीक्षा में ढूंढ सकते हैं। वाकई प्रकाश बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। यहाँ का सबसे बुनियादी नियम है ओम का नियम, V = IR। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के पाइप का उदाहरण। वोल्टेज V पानी का प्रेशर है, करंट I पानी का बहाव है और प्रतिरोध R पाइप की चौड़ाई है। अच्छा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा पानी बहेगा, और अगर पाइप पतला है मतलब ज्यादा प्रतिरोध है तो उसी प्रेशर पर पानी कम बहेगा। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये सूत्र को हमेशा के लिए याद करा देती है। और घरों की सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। ये एक कम गलनांक वाले तार का टुकड़ा होता है। जब सर्किट में करंट एक सुरक्षित सीमा से ज्यादा हो जाता है तो ये तार इतना गर्म होता है कि पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। हाँ, ये एक तरह का सैक्रिफिशियल डिवाइस है जो खुद जलकर हमारे कीमती उपकरणों को बचा लेता है। चलिए अब एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। यहाँ से ज्यादातर सीधे सवाल ही आते हैं, जैसे दिशा सूचक मतलब कंपास किस वजह से काम करता है? इसका जवाब है कि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है। उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। कंपास की सुई जो खुद एक छोटा सा चुंबक है, बस खुद को पृथ्वी के इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन कर लेती है और हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा दिखाती है। ये जानना भी दिलचस्प है कि यही चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाले हानिकारक सोलर विंड से भी बचाता है। बिल्कुल, ये एक शील्ड की तरह है। और अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ से सवाल अक्सर खोजों और वैज्ञानिकों पर आधारित होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की? ज्यादातर लोग इसका जवाब शायद न्यूटन या किसी और को देंगे, लेकिन इसका सही श्रेय एल्बर्ट आइंस्टाइन को जाता है। और ये एक क्लासिक ट्रिविया ट्रैप है। वो कैसे? आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की इसी व्याख्या के लिए 1921 में मिला था। एक और सवाल, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसकी खोज का श्रेय हेनरी बेकरेल को जाता है। बाद में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस पर और काम किया और पोलोनियम और रेडियम जैसे तत्वों की खोज की। और आधुनिक भौतिकी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो परमाणु ऊर्जा है। हाँ, जिसमें ईंधन के रूप में मुख्य रूप से यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ये सब सीधे सीधे पूछे जाने वाले तथ्य हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी सवालों और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ देखें तो ये साफ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भौतिकी के कुछ कोर एरियाज हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि सिद्धांतों को उनके व्यवहारिक एप्लीकेशन के साथ समझना है। रॉकेट से लेकर सीट बेल्ट तक, थर्मस से लेकर फ्यूज तक। बिल्कुल, इन पैटर्न को समझना ही स्मार्ट तैयारी है।